Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 27th of May 2020. तो 27 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. पहला क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही आपको बताना है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 इज एप्लीकेबल टू द होल कंट्री एंड इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी स्टेट. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट सच ट्रिब्यूनल्स वर वेस्टेड ओनली विद द सेंटर. ओके, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके लिए वह है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्पीकर प्रोटेम. प्रोटेम स्पीकर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर इज सेलेक्टेड एज स्पीकर प्रोटेम. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द प्रेसिडेंट हिम और हर सेल्फ एडमिनिस्टर्स ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सुपर कैबिनेट. इनमें से किस कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है. ऑप्शंस आर ए द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, बी द इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, सी द अपॉइंटमेंट्स कमेटी, डी द पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी. इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है ए द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी. इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है. दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा गलत. तो प्रोटेम स्पीकर जो पहला स्टेटमेंट है यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर इज सिलेक्टेड एज द स्पीकर प्रोटेम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, दूसरा स्टेटमेंट जो था वो था प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम. ये भी सही है. तो ये भी सही है. बोथ आर करेक्ट आंसर. सी विल बी द आंसर फॉर दिस. पहला क्वेश्चन अब जो हमने पूछा था वो पूछा था फॉरेनर ट्रिब्यूनल. तो पहला तो स्टेटमेंट है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 इज एप्लीकेबल टू द होल कंट्री एंड इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी स्टेट. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. दूसरा है द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट सच फॉरेनर ट्रिब्यूनल वर वेस्टेड ओनली विद द सेंटर. यहाँ पे कर दो इज कर दो. ओके, इसको इज कर दो, इसको इज कर दो, इसको फिर अपन स्टेटमेंट सही हो जाएगा. ओके, तो इज वेस्टेड ओनली विद द सेंटर ये स्टेटमेंट गलत है. ओके, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. अब ये जो पावर है पहले जो थी वो ज़रूर केवल सेंटर के पास थी. देखो यहाँ पे लिखा हुआ था MHA हैज़ अमेंडेड द फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964. तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर जो 1964 का उसको MHA ने अमेंड किया था. एंड नाउ इट हैज़ एम्पावर्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू सेट अप द ट्रिब्यूनल. तो DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई है टू सेट अप योर फॉरेनर ट्रिब्यूनल. ओके, फॉरेनर ट्रिब्यूनल को सेटअप करने की पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दे दी गई है. ओके, अर्लियर दिस पावर टू कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल्स वर वेस्टेड ओनली विद द सेंटर. पहले केवल सेंटर के साथ थी, पर अपन ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं कि ओनली वर वेस्टेड ओनली विद द सेंटर. तो अभी कर दो इज वेस्टेड ओनली विद द सेंटर. अभी के रिगार्डिंग वो स्टेटमेंट था एक्चुअली, पर वो वर लिख गया था तो इसके रिगार्डिंग था, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत होगा. ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा. आगे जो दूसरी न्यूज़ आइटम्स हैं दूसरे उसकी वो हम देख लेते हैं. तो तियानवेन वन नाम याद रखेंगे. तियानवेन ये क्या है. तियानवेन जो है आपका जुलाई में एक मिशन जाएगा. चाइना का मार्स मिशन है. चाइना का मार्स मिशन है. चाइना को मार्स में लैंड करने वाला मिशन है. ओके, तो ये जो मिशन है अगर ये सक्सेसफुल होता है तो चाइना 3rd कंट्री बन जाएगी टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मार्स. पहली कंट्री है USA, दूसरी है USSR एंड तीसरी कंट्री आपकी चाइना बन जाएगी टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मार्स सरफेस. ओके, तो 93 याद रखना है. ठीक है ना. आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसके पहले चाइना ने एक मिशन कोशिश की थी इन ऑर्डर टू लैंड ऑन मार्स, बट वो फेल हो गया था. रशिया की मदद से वो प्रोजेक्ट था. तो उसका नाम क्या है. तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, प्लीज़ इसको फाइंड आउट करिएगा. ठीक है ना. अगला जो न्यूज़ है वो है कोस्ट इंडिया. व्हाट इज़ दिस कोस्ट इंडिया. तो इंडिया ऑब्जर्वेटरी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया ऑब्जर्वेटरी. इंडिया ऑब्जर्वेटरी ने काम किया है, उन्होंने एक चीज़ कंस्ट्रक्ट की है. तो इंडिया ऑब्जर्वेटरी ने कोस्ट इंडिया करके एक GIS इनेबल्ड डैशबोर्ड बनाया है. ओके, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट्स हैं उनको मैप करते हुए एक GIS इनेबल्ड डैशबोर्ड बनाया है. अब ये GIS इनेबल्ड डैशबोर्ड क्या करेगा. इट विल मैप द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स इन रियल टाइम. ओके, सो इट विल मैप द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स इन द रियल टाइम एंड ड्रॉज इन्फॉर्मेशन from 55 organizations on the ground to help administrators, civil society organization in planning urgent steps फॉर द स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स. तो ये बेसिकली कोस्ट इंडिया क्या करेगा. देखो, कोस्ट इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा. कोस्ट इंडिया ये आपका क्या काम करने वाला है. ये आपका एक तो माइग्रेंट्स को मैप करने वाला है. दूसरा जो बाकी के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्लानर्स हैं, उनको हेल्प करेगा ताकि वो प्रॉपर प्लान बना सके फॉर दीज माइग्रेंट स्ट्रैंडेड माइग्रेंट लेबर्स. ओके,
याद रखिएगा। आगे आपको मैप ऑफ द डे बता देता हूँ। मैप ऑफ द डे में आज हम देखेंगे कौन कौन सी 10 नई साइट्स हैं जो कि इंक्लूड की गई हैं। तो बेसिकली 10 नई रामसर साइट्स हैं जो कि इंक्लूड की गई। पहले 26 रामसर साइट्स थी, फिर बीच में आपका 11 और ऐड होती थी, और उसमें से 10 जो है एक साथ ऐड हुई थी। टोटल 37 रामसर साइट्स हैं अभी। 26 तो जो आपकी हैं वो आपके जो शंकर IAS की बुक है उसमें लास्ट में मैंशनड है। अब ये 10 जो नहीं है वो पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 3 स्टेट्स में है। तो ये पंजाब हो गया, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश और ये हो गया महाराष्ट्र। इनमें 3 स्टेट्स में 10 साइट्स हैं टोटल। तो पंजाब की जो है वो नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केशवपुर वेटलैंड है, यहाँ पे गुरदासपुर बर्ड सेंचुरी भी है, और ब्यास वेटलैंड साइट है। याद रखिएगा, पंजाब में आपका नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केशवपुर वेटलैंड है जिसमें गुरदासपुर बर्ड सेंचुरी आता है, देन ब्यास वेटलैंड साइट है आपका, ठीक है ना। दूसरा उत्तर प्रदेश में जो है वो है सरसाई नावर झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांदी बर्ड सेंचुरी, पार्वती आरगा बर्ड सेंचुरी, देन समान बर्ड सेंचुरी। तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में ये जो साइट्स हैं, सरसाई नावर झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सामसपुर बर्ड सेंचुरी, सांदी बर्ड सेंचुरी, पार्वती आरगा बर्ड सेंचुरी एंड सामान बर्ड सेंचुरी। ये 6 साइट्स तो मुझे लगता है यहीं पे है, 6 यहाँ पर हो गई। देन नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशवपुर वेटलैंड जहाँ पे गुरदास बर्ड सेंचुरी है, ब्यास वेटलैंड साइट, ये 3 ये हो गई, 6 3 9। और यहाँ पे आपका नंदौर मध्यामेश्वर बर्ड सेंचुरी आपका महाराष्ट्र में आ गए, नंदौर मध्यामेश्वर। तो ये 6 3 9 1 10 साइट्स ये थी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 10 साइट्स। इनके नाम जरूर याद रखना, पूछ सकता है इनमें से कौन सा कहाँ है, जरूर आ सकता है यूपीएससी में क्वेश्चन। तो ये तो आप याद रखना कि कौन सा किस स्टेट में है, ठीक है ना। रिपीट कर देता हूँ, पंजाब में है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशवपुर वेटलैंड जहाँ पे गुरदासपुर बर्ड सेंचुरी है, देन ब्यास वेटलैंड साइट हो गया। उत्तर प्रदेश में सरसाई नावर झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सामसपुर बर्ड सेंचुरी, सांदी बर्ड सेंचुरी, पार्वती आरगा बर्ड सेंचुरी, सामान बर्ड सेंचुरी। देन महाराष्ट्र में आपका नंदूर मध्यामेश्वर बर्ड सेंचुरी आपका आ गया। तो टोटल ये 10 साइट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा, दिमाग में ढाल के रखिएगा, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। न्यूज़ पहले देखेंगे, एडिटोरियल हम पूरा लास्ट में देखेंगे करके। पहली जो न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर रिव्यूज द LAC स्टैंड ऑफ विद NSA, CDS एंड 3 सर्विस चीफ्स। तो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और जो 3 आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के चीफ्स इनके साथ मिलकर LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो स्टेटस है वो प्राइम मिनिस्टर ने जाना और उसका रिव्यू लिया है। बेसिकली ये जो मीटिंग थी बेसिकली वो शेकातकर कमेटी के रिकमेंडेशंस को फॉलो करने के लिए भी थी। तो अब ये शेकातकर कमेटी क्या है, इसके रिकमेंडेशन क्या है, तो डिफेंस, इंडिया का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कि शेकातकर कमेटी कहते हैं। ये शेकातकर कमेटी बनाई गई थी मनोहर पारिकर द्वारा 2015 में, जिसका रिपोर्ट उन्होंने 2016 में रिकमेंडेशंस दे दिया था। तो शेकातकर कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। इसके रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। देखो ओवरऑल तो ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। क्यों पब्लिक नहीं की गई? क्योंकि इसमें डिफेंस और इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में चीज़ें थी, इसलिए उसको अगर पब्लिक कर देते हैं तो फिर वो इंडिया की सिक्योरिटी का एक बेसिकली होता है कि वो ब्रीच हो जाएगा। इस कारण से इसके बहुत कम पॉइंट्स ही बाहर आए हैं, वो देख लेते हैं पहले। शेकातकर कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि डिफेंस का जो बजट होना चाहिए वो 2.5 से 3% के बीच में होना चाहिए जीडीपी का। 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए इंडिया का डिफेंस बजट। दूसरा, इट हैज़ सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ जॉइंट सर्विस वॉर कॉलेज। एक जॉइंट सर्विस वॉर कॉलेज होना चाहिए फॉर ट्रेनिंग फॉर मिड लेवल ऑफिसर्स। तो मिड लेवल जो एसओज होते हैं उनके लिए बेसिकली जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो जॉइंट सर्विस वॉर कॉलेज होना चाहिए। 3 सेपरेट वॉर कॉलेज है अपने, जैसे कि महू में, सिकंदराबाद में और गोवा में, ये सेपरेट है लेकिन वॉर कॉलेज। तो एक जॉइंट एक सर्विस वॉर कॉलेज होना चाहिए। फिर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था दैट मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल पुणे को जो है उसको कन्वर्ट करना चाहिए इनटू अ ट्राई सर्विस इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट। ओके, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल जो पुणे का है उसको कन्वर्ट कर दो ट्राई सर्विस इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट के रूप में। देन फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स वर अप्रूव्ड बाय द जेटली। उस समय जब जेटली जी थे उस समय उन्होंने अप्रूव किया था इसको, लेकिन इसको याद रखिएगा ये रिकमेंडेशंस थे। फिर इसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिग्नल्स एस्टैब्लिशमेंट टू इंक्लूड रेडियो मॉनिटरिंग कंपनीज, कॉप्स, एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट, एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट, कंपोजिट सिग्नल रेजिमेंट एंड मर्जर ऑफ कॉप्स कोऑपरेटिंग एट एंड इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंट। तो बेसिकली जो सिग्नलिंग है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था और ये प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए और उनका मर्जर करके किस तरीके से आप जो सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सेटअप कर सकते हैं उसके लिए रिगार्डिंग दिए गए थे। देन इट इंक्लूडेड रिस्ट्रक्चरिंग
of repair echelons in the army to include base workshops, advanced base workshop and static station workshops in the field army। तो बेसिकली ये 3 लेवल की वर्कशॉप्स की बात भी की गई थी इस रिकमेंडेशन में, ताकि जो आर्मी का रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर रहे। देन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने काफ़ी कुछ बोला था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कि जैसे BRO के अलावा भी आपको और ज़्यादा कैपेसिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी फॉर क्रिएटिंग द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ की रोड्स हैं, इन सबको प्रॉपरली और ज़्यादा एक्सपीडिएटली और जल्दी से आपको कंस्ट्रक्शन इसका करना चाहिए, ताकि जो बॉर्डर एरिया है उनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना। एंड बेसिकली ये सारे कुछ रिकमेंडेशंस थे जो शिकायतकर कमेटी ने दिए थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब इसमें केवल नाम था, लेकिन अपन ने नाम, काम और उसके रिकमेंडेशन सब कुछ देख लिए। तो ये ऐसा ही मतलब आपको एनालिसिस करना था कि ये मेंस में आपका जैसे क्वेश्चन जब आएगा, अगर शिकायतकर कमेटी के रिकमेंडेशंस डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि किस, या फिर अभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस तरीके से आप डिफेंस का मतलब कि इम्प्रूवमेंट करोगे या उसको मॉडर्नाइज करोगे, तो आप उसमें सारी ये शिकायतकर कमेटी के रिकमेंडेशंस डाल सकते हो, ठीक है ना। नो WHO बार ऑन इंडिया टेस्टिंग HCQ एज प्रिवेंटिव। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, अभी अब लैंसेट ने एक रिसेंटली एक रिपोर्ट दी थी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जब यूज़ किया जा रहा है तो वो अरिदमिया की प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, ठीक है। इट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ अरिदमिया, ओके। तो जो SARS-CoV-2 के पेशेंट्स हैं उसमें अगर ये आप दे देते हैं तो एडिशनल हार्म हो रहा है कार्डियक अरिदमिया का, ओके। तो कार्डियक अरिदमिया हो रहा है। अब इस कारण से WHO ने क्या किया है कि कुछ एक मतलब एडवाइजरी दी है और उन्होंने एक मोराटोरियम दे दिया है ऑन द कॉन्ट्रोवर्शियल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इसके यूज़ के लिए। लेकिन अब इंडिया का वही कहना है, जैसे कि इंडिया की जो इंडिया को ये कहना है बेसिकली कि इसका मतलब ये नहीं, जो मोराटोरियम इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके क्लिनिकल ट्रायल्स ना करें। क्लिनिकल ट्रायल्स करके ही तो आपको दवाई के बारे में पता चलेगा। जो ट्रायल्स करना है बट उसका जो यूज़ है उसका वो ज़रूर आपको चेक करके रखना है, दैट शुड बी द थिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया चेकिंग बंद कर देगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है, इट इज़ वन ऑफ द 4 ड्रग्स कॉम्बिनेशन बीइंग टेस्टेड इन द ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स कॉल्ड द सॉलिडारिटी ट्रायल। तो अभी ग्लोबल लेवल पे कोविड-19 तो अब आपका पैंडेमिक बन चुका है, तो ग्लोबल लेवल पे एक कोऑर्डिनेटेड ट्रायल किए जा रहे हैं बेसिकली दवाइयों को चेक करने के लिए कि कौन सी दवाई कारगर होगी। तो इसमें 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस आए थे, उनमें से एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था। इन ट्रायल्स को सॉलिडारिटी ट्रायल्स भी कहा जाता है, सॉलिडारिटी ट्रायल भी कहा जाता है। बाकी की 4 कौन सी हैं, यानी कि बाकी के 3 कौन सी हैं, एक तो आपका रेमडेसिविर है, देन लोपिनावीर और रिटोनावीर का कॉम्बिनेशन है, देन लोपिनावीर रिटोनावीर विद इंटरफेरॉन बीटा 1A के साथ, एंड देन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो याद रखिएगा, रेमडेसिविर 1, लोपिनावीर रिटोनावीर 2, देन लोपिनावीर रिटोनावीर विद इंटरफेरॉन बीटा 1A, एंड चौथी आपकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी, जिसको कि अभी लैंसेट ने जब बताया कि इससे कार्डियक अरिथमिया होने के प्रॉब्लम है, चांसेस है, तो फिर इसका भी थोड़ा यूज़ बंद किया गया है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट न्यूज़ आइटम एज वेल। बाकी के मैंने आपको दूसरे न्यूज़पेपर के न्यूज़ आइटम्स बता ही दिए हैं। एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले अपन सारे न्यूज़ आइटम्स से डिस्कस करेंगे ताकि वो एक फ्लो बना रहता है। फिर क्या होता है कि एडिटोरियल इतने लंबे रहते हैं कि उसके चक्कर में फिर अपन मिस कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें। FSDC के बारे में जान लेते हैं। FSDC का नाम आ गया है, तो FSDC है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ओके। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ये एपेक्स लेवल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010 में बनाई गई थी। अब आप पूछेंगे कि क्या 2010 में किसी एक्ट के थ्रू बनी थी, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? याद रखिएगा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला रिकमेंडेशन आया था वो 2008 में रघुराम राजन कमेटी ने दिया था। रघुराम राजन कमेटी ने ही FSDC बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। रघुराम राजन कमेटी थी, 2008 में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2008 से रिकमेंडेशन आया था, 2010 में इसको प्रणब मुखर्जी उस समय वो थे, उन्होंने इसको एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह बनाया था। बेसिकली इसके जो फंक्शंस है हम आगे बताएंगे आपको। इसका चेयरपर्सन याद रखिए कौन है, इसका यूनियन फिनेंस मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन होता है। तो कौन इसका हेड होता है, चेयरपर्सन होता है, फिनेंस मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है। मेंबर्स में गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिनेंस सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, देन चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आपका, देन चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDI, PFRDA, IBBI, इन सब के चेयरमैन भी इसके मेंबर्स रहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसकी और डिटेल्स दूंगा रिगार्डिंग इट्स वर्क एंड ऑल। इसके जो काम है, अगर FSDC के काम देखोगे 2010 में बनी थी, द काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। इसके जो काम है बेसिकली वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग,
डिस्कशंस करना, पॉलिसीज़ बनाना, किस तरीके से पॉलिसी बनाना नहीं मतलब उसको रिकमेंड कर सकता है ये। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देन फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, देन मैक्रो प्रूडेंशियल सर्वेलेंस ऑफ द इकोनॉमी, मैक्रो प्रूडेंशियल सर्वेलेंस ऑफ द इकोनॉमी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है एफएसडीसी की, उसमें आपको दे देगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 कुछ भी, तो ये चारों के चारों रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी, फाइनेंशियल लिटरेसी भी, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट भी, और इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन भी, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन भी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, समझ में आ गया होगा आपको, है ना, दिमाग में बिठा के रखना इन सारी चीज़ों को। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। ग्लेनमार्क टू कंडक्ट फेथ ट्रायल्स। अब फेथ क्या है, फेथ है FA विपिरावीर प्लस UMI फेनोवीर, ओके। एफिकेसी एंड सेफ्टी ट्रायल जो है बेसिकली फेथ ट्रायल जिसको बोल रहे हैं ये, ग्लेनमार्क जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो एक काम करने वाली है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, दे आर बेसिकली टेस्टिंग, दो चीज़ों के रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं इसमें। 2 एंटी वायरल ड्रग्स होते हैं। अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का याद रखिएगा, वो एंटी मलेरियल ड्रग थी, ठीक है ना, एंटी मलेरियल ड्रग थी। अब ये जहाँ पे ग्लेनमार्क जो कर रहा है बेसिकली वो 2 एंटी वायरल ड्रग्स का टेस्ट कर रहा है, जिसमें पहली है फेविपिरावीर, ओके, तो फेविपिरावीर है, और दूसरी है यूमीफेनोवीर, ओके। तो यूमीफेनोवीर दूसरी है और फेविपिरावीर पहली है। तो फेथ ट्रायल्स इसीलिए इसका नाम भी है कि इसका फेविपिरावीर प्लस यूमीफेनोवीर एफिकेसी एंड सेफ्टी ट्रायल, एफिकेसी एंड सेफ्टी ट्रायल, इसीलिए इसका नाम फेथ ट्रायल कहा जा रहा है। तो इनका टेस्टिंग किया जा रहा है फॉर द कोविड-19 से लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो इसका ये भी आपको बता दिया मैंने। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स और हैं। तो यहाँ तो पेजेस में कुछ नहीं है। फिशरीज स्कीम हैज़ नो रिलीफ कंपोनेंट। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात चल रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का सबसे पहले एम बता देता हूँ। इट वांट्स टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन बाय 9%, 9% से फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना है। देन डबल द इनकम ऑफ फिशर्स, द फिशरमैन उनकी इनकम को डबल करना है, डबलिंग द फिशरमैन्स इनकम। देन डबलिंग द एक्सपोर्ट अर्निंग बाय 2024-25। तो 2024-2025 तक जो इनकम है फिशरीज़ की उसको आपकी एक्सपोर्ट को उसको डबल करना है। इसमें होगा क्या, बेसिकली 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फ्रॉम द सेंटर, द स्टेट एंड द बेनिफिशरीज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, ओके। 20,000 करोड़ से ज़्यादा का किया जाएगा, है ना, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा सेंटर, स्टेट एंड बेनिफिशरीज के द्वारा फॉर द पीरियड ऑफ 5 year पीरियड के लिए किया जाएगा ये सारी चीज़, ठीक है ना। तो अब इसमें क्यों बोला जा रहा है कि कोई रिलीफ कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं कि इमीडिएटली सपोर्ट किया जाए। देखो जो मिनिस्टर ने कहा कि द डिमांड फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द फिश वर्कर्स, ये इसमें नहीं है, ठीक है ना। इमीडिएट असिस्टेंस या इमीडिएट रिलीफ वाला जो कंपोनेंट है वो इसके अंदर मिसिंग है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PIB की ये फोटोग्राफ है। प्रोविजंस ऑफ बैन पीरियड सपोर्ट टू फिशरमैन, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड फिशिंग इज नॉट परमिटेड, उस समय उनके लिए अलग से सपोर्ट की जरूरत है। पर्सनल एंड बोट इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस और बोट का इंश्योरेंस। लीड टू एडिशनल फिश प्रोडक्शन ऑफ 70 लाख टन ओवर 5 year पीरियड, 5 साल में 70 लाख टन का प्रोडक्शन करना है। एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 55 लाख पर्सनस, डबल द एक्सपोर्ट्स टू रुपीज़ 1 लाख करोड़, ओके। इसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है ना, कितने जीरो क्या है, गलत बोल देंगे तो उसमें भी तो दिक्कत है। एम्प्लॉयमेंट ओवर 55 लाख पर्सनस हो गए। देन फोकस विल बी ऑन द आइलैंड्स, हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। इन पे फोकस रहेगा बेसिकली हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड आइलैंड्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में फैक्ट्स हो गए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। आरोग्य सेतु ऐप इज नाउ इन ओपन सोर्स। तो आरोग्य सेतु ऐप को ओपन सोर्स में रख दिया है गवर्नमेंट ने, और एक बग बाउंटी प्रोग्राम चालू किया है। बग बाउंटी प्रोग्राम क्या है? इट्स अ प्रोग्राम वेयर इन फाइनेंशियल रिवार्ड्स विल बी गिवन टू द सिक्योरिटी रिसर्चर्स फॉर फाइंडिंग एनी वल्नरेबिलिटी इन द एप्लीकेशन और सजेस्टिंग इंप्रूवमेंट इन द सोर्स कोड। अगर कोई भी आप गलती ढूंढ लेते हैं, वल्नरेबिलिटी ढूंढ लेते हैं इस प्रोग्राम की, और अगर आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं फॉर इट्स इंप्रूवमेंट, तो उसके थ्रू आपको कुछ बाउंटी या कुछ आपको उसमें इनाम दिया जाएगा। दिस इज द
बग बाउंटी प्रोग्राम फॉर द आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने इस कोड को, जो इसका कोड है, ओपन सोर्स में डाल दिया है और ये कह दिया है, ओपन चैलेंज दे दिया है कि आप इसमें पता करो क्या इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, किस तरीके से इसकी वल्नरेबिलिटीज़ है, और अगर आप इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर पाओगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दिया जाएगा। सो अगर आप में से कोई एक्सपर्ट हो बग बाउंटी करने में, मतलब बग्स ढूंढने में, कोई टेस्टर वेस्टर हो प्रॉपर, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। BevQ गेट्स गूगल ग्रीन लाइट। अब BevQ क्या है? इट्स अ मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप है जिसको क्या करेगा, इट विल जनरेट वर्चुअल टोकन्स इन अ बिड टू रिड्यूस द रश टू द लिकर आउटलेट्स। ओके, तो लिकर आउटलेट में जो रश है उसको कम करने के लिए बेसिकली एक ऐप है जो कि वर्चुअल टोकन्स जनरेट करेगा। BevQ इसका नाम है। गूगल ने इसको मतलब बेसिकली अप्रूवल दे दिया है। ओके, फॉर द इट्स अ क्यू मैनेजमेंट ऐप। ओके, तो क्यू मैनेजमेंट जो लाइन लगती है ना, तो अब देखो मतलब उसकी आप वैल्यू देखो अल्कोहल की, लिकर की, कि अब वहाँ पे इसके लिए पूरा एक ऐप बनाया गया है। तो क्यू मैनेजमेंट ऐप है, BevQ नाम है। ओके, एंड इट इज़ फॉर द क्लियरिंग द डेस्क फॉर द रीओपनिंग ऑफ लिकर आउटलेट्स इन कंप्लायंस विद द फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए आपको शॉप्स भी चलानी है, लिकर शॉप्स भी, तो उस कारण से ये BevQ ऐप जो है वो इसको बेसिकली ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है बाय द गूगल। ये भी आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं इफेक्टिव लॉकडाउन। इसमें बेसिकली लॉकडाउन जो स्ट्रैटेजी थी उसको वो कितनी सक्सेसफुल है उसके रिगार्डिंग रिस्पांस लिखा गया था जी कृष्णा रेड्डी द्वारा। ही इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो बेसिकली ये आर्टिकल जो लिखा जाता है इसमें गवर्नमेंट की ही तारीफ की जाती है और बताया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने जो किया वो सब सही किया। लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक अच्छा हमको फैक्ट मिलता है, द ट्विन गोल्स ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस के 2 एस्पेक्ट बताएं। तो अगर आपको मेंस में कभी सेल्फ रिलायंस के ऊपर ऐसे या सेल्फ रिलायंस के ऊपर आंसर राइटिंग करने के लिए आता है तो वहाँ पे आप बेसिकली इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस जो उसमें 2 गोल रहते हैं। तो दैट इज फर्स्ट विल बी द सेल्फ रिलायंस फॉर द सिटीजन्स, जो कि कंट्रोल कर सकते हैं देयर आउटकम्स, अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ रिलायंस शुड बी फर्स्ट बाय द सिटीजन्स। सेकंड, सेल्फ रिलायंस फॉर आवर होल कंट्री। ओके, तो फर्स्ट इज सेल्फ रिलायंस फॉर द सिटीजन्स, देन सेल्फ रिलायंस फॉर द नेशंस। तो सेल्फ रिलायंस फॉर द सिटीजन्स के लिए क्या किया गया है, इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है, उनको थोड़ा लिबरेशन के लिए इनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं, वेंडर्स के लिए कुछ रिलीफ प्रोग्राम के अंदर पैकेज के अंदर दिया गया है। तो आत्मनिर्भरता जो है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। पहले आत्मनिर्भर सिटीजन होगा, देन आत्मनिर्भर नेशन होगा। ये दोनों चीज़ें आत्मनिर्भर होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कंट्री को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए, तो चाहे वो अगर आपने देखो डिफेंस कैपेबिलिटी हो, चाहे फार्मा कैपेबिलिटी हो, चाहे पीपी किट हो, चाहे मास्क हो, हम हर चीज़ जैसे प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में करेंगे। डिफेंस में हमने बोला कि हम एक निगेटिव लिस्ट बनाएंगे जो कि कुछ आइटम्स तो हम बाहर से ले ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं रहेगा, वो इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। फिर सैनिटेशन, डेफिकेशन, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम अपने अलग एडवांसमेंट करेंगे। तो ये जो है ये सेल्फ रिलायंस फॉर द नेशन रहेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। ओके, एंड क्वालिटी हेल्थ केयर हमको प्रोवाइड करनी है। ओके, इनको हमको क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ताकि और ज़्यादा अच्छे से हम क्वालिटी हेल्थ केयर के साथ साथ जो मॉडर्न एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी से उनका यूज़ कर सकें। देन हमने देखा कि DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से बहुत लोग को फ़ायदा हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन हम कर ही रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमको और करते जाना है और ये जो स्टेप्स हैं और ज़्यादा आगे की पॉजिटिव दिशा में लेते जाएंगे। सेकंड जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, हाउ इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट। अब ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल था, इसमें एक्चुअल में कुछ क्रक्सफुल पॉइंट थे। सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि इंडिया ने 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर दिया। ओके, इंडिया हैज़ कम्प्लीटली मिस्ड आउट द 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, माइक्रो प्रोसेसर्स का, पर्सनल कंप्यूटर्स का, मोबाइल फोन्स का, डिसेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल वैल्यू चेन का। ओके, तो 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने मिस कर दिया है। आज अगर इंडिया देखो तो ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, लेकिन हम बहुत कम ऐसे ही स्मार्टफोन्स हैं जो कि इंडिया में बनाते हैं। हम बाहर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, सैमसंग भी इंडियन कंपनी नहीं है ना, तो ये भी कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो ये हम जानते हैं कि हम बाहर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, चाहे वो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल ही क्यों ना हो, हम बाहर पे ही डिपेंडेंट है। तो आज भी कई चीज़ें हैं जो कि हम बाहर से ले रहे हैं। सेल्फ रिलायंस ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऑथर ने ये कहा है बेसिकली। हम सेल्फ रिलायंट की रिलायंस होने की बात करते हैं लेकिन हम टेक्नोलॉजीज़ का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम सबसे बड़ी चीज़ ऑथर ने कही है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को इनएफिशिएंट, स्लगिश और बिल्कुल ये बोला जाता है कि ग्लोबलाइज सिनारियो में तो काम की है ही नहीं। तो सबसे पहला जो रीज़न है हमारे यहाँ हमारे सक्सेसफुल ना होने का या हम ऐसे मिस कर जाते हैं, उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो PSUs हैं उनको समझा जाता है इनएफिशिएंट, स्लगिश एंड जो है कॉम्पिटिटिवली ग्लोबलाइज सिनारियो में इनएफिशिएंट, स्लगिश माना जाता है, ठीक है ना।
दूसरा चीज़, उनको हम कोई एफर्ट भी नहीं लगाते उनको और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर जो है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक तो पहला चीज़ कि पब्लिक सेक्टर को ही समझा जाता है कि इनएफिशिएंट है, स्लगिश है। प्राइवेट सेक्टर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, ना हैवी इंडस्ट्रीज़ में कोई इंटरेस्ट दिखाता है, ना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में कोई उनको भूख है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है। तो सेकंड जो रीज़न है इस चीज़ का वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द हैवी इंडस्ट्रीज़, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। वो पूरे के पूरे दूसरे कॉरपोरेशंस पे, फॉरेन उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना। ऑथर ने कहा आज भी दिक्कत ये कि हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द R&D जो है वो PSUs के द्वारा ही होता है और उसको भी तवज्जो नहीं दी जाती, उसको भी कोई वैल्यू नहीं दी जाती। PSUs ही कर रही है, पर प्राइवेट तो इंटरेस्टेड ही नहीं है कुछ अपग्रेडेशन में। जो R&D हो रहा है वो PSUs में हो रहा है और उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से लोग काम नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो रीज़न ऑथर ने दिया है वो ये है कि FDI जब से आया, FDI या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ जब से आई तो इंडिया को ये लगने लगा कि फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आएंगी, वो एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कराएंगी, स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरीज लेके आएंगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो तो सिर्फ पैसे लेके आए, पैसे लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली देयर इज़ नो गारंटी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट आ गया तो आपको टेक्नोलॉजी आ जाएगी या आपको दूसरे कंट्रीज़ के स्टेट ऑफ आर्ट जो मशीनरीज हैं वो मिल जाएंगी। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया में ये 3 रीजंस बताए जा रहे हैं ऑथर द्वारा जिनके कारण हमारे यहाँ ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाई है। और लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जो क्रक्स पॉइंट है वो ये है कि हम R&D पे फोकस नहीं करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे हम ना खर्चा करते हैं, ना हमारे यहाँ प्रॉपर फाइनेंशियल बजट है, ना हम प्रॉपरली उसको ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस देते हैं, ना हम उसको कोई करिकुलम हमने कोई बनाया है R&D का। ये सारी चीज़ें ऑथर ने बोली है, ठीक है ना। वहीं पे ऑथर ने चाइना का एग्जांपल दिया, तो चाइना देखो तो हर चीज़ में चाइना आगे, चाहे वो जियोपॉलिटिकली देखो, चाहे वो सेल्फ साइंस सेंटर देखो, चाहे इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी देखो, चाइना हर चीज़ में आगे है। चाइना 2G में 5G में आगे है, चाइना सुपर कंप्यूटिंग में आगे है, क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आगे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे है। इन सब में चाइना रिसर्च कर रहा है प्रॉपर। यही चीज़ ऑथर ने इंडिया के लिए भी सजेस्ट की कि अगर हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको जो चीज़ हम मिस नहीं किए उनमें आगे आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल UAV, अनआर्म्ड व्हीकल्स, इन सब चीज़ों में सोलर सेल्स में, AI में, रोबोटिक्स में, ऑटोमेशन में, बायोटेक फार्मा में, इनमें हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। स्टेट फंडेड R&D होनी चाहिए, बेसिक रिसर्च को जो प्रमोट करे। GDP का हमको कुछ इंक्रीज़ करना पड़ेगा परसेंटेज जो कि R&D में जाता है, 1% से भी कम R&D में जाता है, 0.7 के आसपास, हमको वो बढ़ाना पड़ेगा। 2-3% तो कम से कम डालो। प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा R&D में, ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम करते रहे। और इंडिया का बेसिकली एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन में बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें ऑथर ने बोली, एजुकेशन में एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, एजुकेशन में, क्योंकि जिस कम्युनिटी में एजुकेशन में स्पेंडिंग नहीं होती वो R&D में अच्छा नहीं करती है। दूसरा, R&D का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D का जो बजट एलोकेशन है वो इंक्रीज़ करो। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करो, प्राइवेट सेक्टर को अपने आप इंक्लूड करो, वो उनसे भी रिसर्च कराओ। कोई ऐसी नहीं है कि केवल एक कोई सेक्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। कौन कौन सेक्टर में करना है, UAV, AI, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, बायोटेक, फार्मा, इन सब में सेक्टर्स में हमको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। ये आर्टिकल था। तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है नेहरूवियन आइडियोलॉजी के ऊपर है, इंडियाज ट्रस्ट विद नेहरूवियन आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा नेहरूवियन और सरदार पटेल का एक कंपैरिजन किया गया है इस आर्टिकल में। A राजा द्वारा लिखित आर्टिकल है और इसके अलावा नेहरू की आइडियोलॉजी आज भी रेलिवेंट है, उसके ऊपर थोड़ा बताया गया है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको जिस्ट बताता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये याद रखना कि चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, दोनों के अंदर अच्छी खासी कॉमरेडरी थी। कई लोग इनको टैग करते हैं कि दोनों के अंदर पॉलिटिकल मोटिव्स के कारण इनके बीच में बनती नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। बट अगर आप देखो तो जैसे सबसे पहला कश्मीर का मुद्दा अगर आप देखो, कश्मीर मुद्दे में दोनों के बीच में प्रॉपर डायलॉग चलते हैं। बीच में USA चले जाते हैं जवाहरलाल नेहरू और इंडिया में सरदार पटेल काम करते रहते हैं उस समय, तो भी इनका प्रॉपर एक एक चीज़ इनका डिस्कस्ड रहता है, कौन सा स्टेप उठाना है। ये चीज़ कहाँ मेंशन्ड है, ये जो आपके मेहरचंद महाजन प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के 47-48 में, बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये चीज़ बताई है कि सरदार पटेल नेहरू का जो बेसिकली कश्मीर मैटर पे था काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका इंटीग्रेशन था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वो डिस्कस करते थे चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते थे, चाहे अमेरिका में रहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे वो बाहर रहे, लेकिन उनका प्रॉपर डेलीगेशन चलता
रहता था, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ अगर हम देखें, इन्होंने ऑथर ने बोली है कि जो मेन आइडियोलॉजी थी जवाहरलाल नेहरू की वो थी सेक्युलरिज्म के थ्रेड को मेंटेन करके रखना चाहते थे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है हमारी ऐसी कंट्री, इंडिया जो एक कंट्री है जहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स के लोग रह रहे हैं, मल्टी रिलीजियस कम्युनिटीज़ रह रही हैं, मल्टी एथनिक कम्युनिटीज़ रह रही हैं, और ये सारी एक साथ तभी को एग्जिस्ट कर सकती हैं जब एक रिलीजन दूसरे को एक रिलीजन दूसरे से खुद को सुप्रीम ना समझे, है ना। हर रिलीजन बराबर है, हर कम्युनिटी के लोग बराबर हैं, तभी जाके हम सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे ये बोला कि दोनों की अप्रोच जरूर अलग अलग थी। अप्रोच नेहरू की भी अलग थी, अप्रोच आपके सरदार पटेल की भी अलग थी, बट बोथ वर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बोथ वर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ऐसा बोलना है ऑथर का यहाँ पे, ठीक है ना। बोथ वर फोकसिंग ऑन बेसिकली सेम चीज़ वो चाहते थे कि सेक्युलरिज्म का जो थ्रेड है वो मेंटेन रहे, वो चाहते थे इंडिया एज अ कंट्री पूरा ग्रो करे। ग्रेनविल ऑस्टिन्स ऑब्जर्वेशन इज रेलिवेंट हियर, नेहरू एंड पटेल वर द फोकस ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। When they were divided on issue, as in the case of property clause, factions could line up behind them and debate would be lengthy. तो ऑथर ने कहा कि दोनों बहुत बड़े पावर हाउसेस थे और उनका एक होना बहुत ज़रूरी था किसी भी मैटर पे। जब एक होते थे तभी जाके कोई डिसीजन भी हो सकता था, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसके लिए। यहाँ पे ऑथर ने नेहरू और उनके अप्रोच में जो डिफरेंस है वो बताया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो डिफरेंस बताया है, पटेल जी की यानी सरदार पटेल की जो अप्रोच थी दैट वाज बेस्ड ऑन हिज फेथ एंड ट्रस्ट। जो अप्रोच में डिफरेंस है वो ये था कि सरदार पटेल वाज बेस्ड ऑन फेथ एंड ट्रस्ट, नॉट ऑन द लॉजिकल इन्फरेंस। लेकिन जवाहरलाल नेहरू वाज अ वेरी साइंटिफिक पर्सन, वेरी साइंटिफिक टेम्पर, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर था उनके अंदर, एंड ही वाज नॉट बिलीविंग इन द ऑर्थोडॉक्स रिलीजियोसिटी। तो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियोसिटी को नहीं मानते थे वो मानते थे साइंस को, लॉजिक को, इंस्टेड ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजियोसिटी। और उस कारण से ही उन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। यानी देखो कि उस समय पे IIT IIM का जो आइडिया है, भले आप कह सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बट ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ही वॉज हैविंग ऑल द पावर्स देन। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो कि IIT IIM उनका जो मोटो था बेसिकली दैट वॉज टू कल्टिवेट द साइंटिफिक टेम्पर एंड नर्चर द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस अमंग ऑल। ओके, तो टॉलरेंस जो होना चाहिए वो लोगों के अंदर नर्चर करना, साइंटिफिक टेम्पर को नर्चर करना, यही उनका मोटो था। एंड ही वॉज कमिटेड फॉर एग्जाम्पल हिंदू कोड बिल जब आया, पंडित नेहरू ने उसका सपोर्ट किया, BR अम्बेडकर ने उसको इंट्रोड्यूस किया था, और ही वॉज सो मच कमिटेड फॉर दैट कि पहली बार जब ये रिजेक्ट हुआ उसके बाद भी वो लगे रहे, और फाइनली जब ये पास हुआ तब जाके मतलब कि उनको ये लगा कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सेक्युलर थ्रेड ऑफ दिस कंट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये चीज़ अगर देखो तो नेहरू इज़ वेरी मच रेलिवेंट टुडे ऑल्सो। अगर आज भी आप डेमोक्रेसी को मेंटेन करना चाहते हो तो नेहरूवियन आइडियोलॉजी को लेके चलो, एंड सेक्युलरिज्म का जो थ्रेड है उसको कभी वीक मत होने दो। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, सेक्युलरिज्म के थ्रेड को आपको वीक नहीं होने देना है। लास्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, द हैवी बर्डन ऑफ सोशल सफरिंग। अब यहाँ पे ये बहुत फिलोसॉफिकल आर्टिकल है बेसिकली। फिलोसॉफिकल आर्टिकल कैसे, सबसे पहले ऑथर ने बुद्धा की फिलॉसफी बताई कि जो व्यक्ति होता है ही इज हैविंग कॉन्स्टेंट दुखा इन हिज लाइफ। ओके, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ दुखा होता है, नियर परमानेंट स्टेट ऑफ दुखा बोलते उसे, रेडिकल डिसकंटेंटमेंट। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख रहता है। सबसे पहली चीज़ ऑथर ने जो बोली है दुख, उसका रीज़न ये है कि हम क्या करते हैं, हर चीज़ को नेगेटिव ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसीज़ भी हो जाती है, हमारे डेली रूटीन को डिसरप्ट करने वाली कोई भी चीज़ हमको दुख देती है। दिस इज फर्स्ट थिंग विच ऑथर सेज। दूसरा उन्होंने बोला है कि हर व्यक्ति दुख के 3 अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया है। बुद्धा ने अलग बताया है, बुद्धा का अलग कंसेप्ट है, उसके बाद अशोक का कंसेप्ट अलग है, अशोका को देखो, देन महाभारत को देखो। इन चीज़ों से दुख के अलग अलग चीज़ें हमको मिलती हैं। वो 3 चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक साथ ही यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली सफरिंग के बेसिकली ह्यूमन सफरिंग के 3 तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं। पहला, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैट सफरिंग, क्या सोर्स है उस सफरिंग, क्या वो इंटरनल सोर्स है, क्या वो एक्सटर्नल सोर्स है सफरिंग का, क्या सोर्स है सफरिंग का। दूसरा, इंटेंसिटी एंड ग्रेविटी, कितना इंटेंस सफरिंग है, कितना ग्रेव सफरिंग है, क्या है। देन व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द सफरिंग, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, कंटिन्यूअस है, परमानेंट है,
कैसा सफरिंग है, इन 3 तरीकों से आप सफरिंग को डिफाइन करते हो। पहला सोर्स ऑफ सफरिंग, इंटरनल सफरिंग, एक्सटर्नल सफरिंग, इंटेंसिटी एंड ग्रेविटी ऑफ द सफरिंग, लो लेवल लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी सफरिंग, या ड्यूरेशन ऑफ द सफरिंग, यानी कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का सफरिंग है कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का सफरिंग है। अब ऑथर ने ये सफरिंग का सब कुछ रिलेट किया बेसिकली जो करंट माइग्रेंट क्राइसिस है। उन्होंने बोला कि अगर आप इमेजेस देखो, जो इमेजेस फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट लेडी कार्ट खींच रही है, बच्चे को गोद में उठाई हुई है, दूसरा वायलेंस देख रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं लोग लेबर्स को, ये सारी इमेजेस अगर आप देखो तो उन्होंने एक कोट दिया है, द वर्ल्ड इज हेल, द वर्ल्ड इज हेल। ये आर्थर शोपेनहावर का एक कोट है, द वर्ल्ड इज हेल एंड men आर ऑन द वन हैंड द टॉर्मेंटेड सोल्स एंड ऑन द अदर द डेविल्स इन इट। जो टॉर्मेंट होने वाला है वो भी ह्यूमन बीइंग है और जो टॉर्मेंट कर रहा है वो भी ह्यूमन बीइंग है। ओके, तो ऑथर ने कहा कि यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए जो चीज़ है, जो सिंपैथी होनी चाहिए, वो सिंपैथी कहीं मिसिंग है। उसको मोरल सिंपैथी बोलते हैं, मोरल सिंपैथी शुड बी देयर। या दूसरी चीज़ होती है, यहाँ जो ऑथर ने दूसरी चीज़ बोली वो है मोरल कोर्सनेस। ओके, तो मोरल कोर्सनेस का मतलब होता है द एबिलिटी टू शट ऑफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्टिंग कंडीशंस। खुद को जब आप डिस्कम्फर्टिंग कंडीशन से कट ऑफ कर लेते हो या उनसे फील नहीं लेते हो तो फिर वो आपका मोरल कोर्सनेस कहलाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड फील, यू शुड शेयर द सिंपैथी। आपके अंदर एक जो टर्म यूज़ होना है सहृदयता होनी चाहिए। सहृदयता मतलब आपको फील करना चाहिए, दूसरे की सफरिंग को फील करना चाहिए। यू शुड बी एबल टू फील ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना। किसी को भी ऊंचा नीचा कम नहीं समझना चाहिए। ऑथर ने कहा है कि कई बार हम मोरल कोर्सनेस की तरफ चले आते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग जो हमारी हिस्ट्री रही है, चाहे कास्ट डिफरेंसेस की हिस्ट्री रही हो, चाहे हायरार्की की, क्लास डिफरेंस की हायरार्की का रहा हो, इन कारण से कई बार हम कंपैटिबल नहीं होते और हम उसको समझ नहीं पाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। बट ऑथर ने कहा कि ये जो रॉन्ग डूइंग हो रही है लेबर्स के साथ, माइग्रेंट्स के साथ, उसके लिए हम सभी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सबको ये कोट पता है ना, मोर पावर के साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसीलिए दोज हु आर हैविंग मोर पावर एंड मोर वेल्थ, दे शुड, फॉर एग्जाम्पल स्टेट और जो बिग कॉरपोरेशंस हैं, दे मस्ट बियर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्टिव सफरिंग। जब कलेक्टिव सफरिंग होती है उस समय उन जो अच्छे हैं, वेल्दी हैं, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। शोपेनहावर का एक और कंसेप्ट, पीनल कॉलोनी का कंसेप्ट ऑथर ने बताया है, जहाँ पे एक ऐसी कॉलोनी जहाँ पे लाइफ इन इटसेल्फ इज व्यूड एज पनिशमेंट, जहाँ लाइफ को ही पनिशमेंट माना जाता है कि लाइफ इज पनिशमेंट। मतलब कि ऐसी कॉलोनी जो होती है वो पीनल कॉलोनी कहलाती है। ओके, यहाँ पे जो भी होती है वो चीज़ टॉर्मेंट करती है, नेचुरल कैलामिटीज, मैन मेड ऑपरेशंस, इन सब चीज़ों को नॉर्मल माना जाता है ऐसी कम्युनिटी में। पीनल कम्युनिटी में नेचुरल कैलामिटीज और आपके मैन मेड ऑपरेशन नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऑथर ने बोला कि हमको ये सारी चीज़ समझनी चाहिए एंड मोरल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना चाहिए, मोरल सहृदयता को बढ़ाना चाहिए, ना कि मोरल कोर्सनेस को, ठीक है ना। सो दीज वर द 4 आर्टिकल्स विच वी डिस्कस्ड. I hope you got clarity regarding these. That is it for the day. Thank you and have a nice day.